नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम त्रिपाठी नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बाहुबली, बिंदिया के बाहुबली, राजमीत सर, सुशांत सर और आकाश सर। सर, आप सभी का स्वागत है नवभारत टाइम्स में। शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद हमें निमंत्रित करने के लिए। और मैं बता दूं, दिल्ली में सर आए हैं और आज इन्होंने ट्रैफिक का बहुत अच्छा स्वाद चखा है। हाँ। तो सर, आप सभी दिल्ली से जुड़े रहे हैं, पहले भी ट्रैफिक झेला होगा, तो क्या अंतर आपको लगा इस बार के ट्रैफिक में? कुछ अंतर लगा या वैसा ही है जैसे दिल्ली वालों का रूट से था? नहीं नहीं, जैसे देश में हर जगह विकास हो रहा है वैसे ही ट्रैफिक में भी विकास ही हुआ है। बस वो तो जाहिर सी बात है यार, वो मुंबई में भी कम नहीं है, तो हम लोग काफी अभ्यस्त हैं इस बात के, काफी आदी है। और आरटीओ तो वैसे ही, जब हम कॉलेज में थे तब भी ट्रैफिक के लिए मशहूर था भाई, अब भी ट्रैफक के लिए मशहूर है। और दिल्ली की सर्दियों में टू व्हीलर पर आपकी आंख से आंसू न निकले तो फिर क्या सर्दी आप लोगों का सर जी? हाँ, जब ट्रैफिक आ जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे रहिए। गूगल मैप्स में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, जो जो जैसे चलेगा वो वैसे चलेगा। आप कतार में हैं। हाँ, कतार में है जी। तो सर, नया सीजन आया है बिंदिया के बाहुबली का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस बार क्या नया दर्शकों के लिए लेकर आए हैं आप इस सीजन में? नहीं, सारे वही एक्टर हैं, कुछ नया तो लाए नहीं। क्या किया, वही सारे के सारे वही एक्टर वापस आ गए। मतलब क्या नया एलिमेंट जोड़ा? नहीं नहीं, देखिए, ये बात हम कई जगह कहते जा रहे हैं कि एक ही सीजन था, ठीक है। और एक एक कहानी जो है, जिस तरह से डिवाइड करके ऑडियंस को परोसी गई, उसमें ये हुआ कि जो पहला सीजन था वो एक सेटअप था कि ये लोग कौन है, ये दुनिया क्या है, ये किरदार क्या है। और सीजन 2 उनकी कहानी टेक ऑफ करती है। कहानी टेक ऑफ करती है और उनकी इमोशनल जर्नी की डेप्थ में आप पहुंचते हैं। तो जिसने सीजन 1 देखा है वो तो डेफिनेटली सीजन 2 देखेगा, और जो सीजन 2 देखने जाएगा वो बिना सीजन 1 देखे कुछ समझ नहीं पाएगा। हाँ, वो सीजन 1 को परिपूर्ण करती है, क्योंकि ये 12 एपिसोड एक साथ शूट हुए थे एक कहानी के फॉर्म में। ओरिजिनल प्लान इसको एक सीजन के रूप में ही परोसने का था, पर चूंकि बहुत लंबा हो गया तो चैनल को लगा, ओटीटी को लगा कि भाई इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा हुआ कि जो पहला सेटअप था वो ब्रेक हो गया सीजन 1 में, और सेटअप के बाद जब कहानी टेक ऑफ करती तो सीजन 2 एक ही कहानी है, उसका कंटिन्यूएशन है। तो सर, जब आप सीजन 2 बनाते हैं, ये तो आपने एक साथ कहानी बनाई, पर एक फिल्म मेकर के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप सीजन 2 बना रहे होते हैं और जब सीजन 1 आपका ऑलरेडी हिट है, तो किस तरह की जिम्मेदारियां फील होती हैं कंधों पे कि लोगों को आपने एक बेंचमार्क सेटअप कर दिया है, उससे आगे बढ़ना है, तो कितना प्रेशर रहता है? उसको मैं एक जेनरिक तरह से बोलूंगा, इस केस में तो वो था नहीं, तो एक आपने एक ही तरह से कहानी बना दी थी। हाँ, बट ये है कि आप एक 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 दुनिया बना चुके हैं जी। और वो दुनिया लोगों ने देख ली है और लोगों को पसंद आ गई है। तो अब ये तो आपको ऑब्वियसली आपको ये रहता ही है कि जब उस दुनिया को आगे दिखाएं, तो जितनी गहराई में जितना मजा लोगों को आया, जितनी गहराई में इमोशंस और कैरेक्टर से लोग जुड़े हैं, उनमें उन्हें फर्दर वही चीज कुछ देखने को मिले जो जो पहले ना देखी, ना सुनी, ना समझी। तो यही इच्छा रहती है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आने को लेकर, नहीं? तो जब सर आपने इसकी कहानी सुनी पहले ही सीजन में, जब आपने इसकी कहानी सुनी और आपने तय करा कि मैं इसमें काम करूंगा, बाद में मेकर्स ने बोला कि हम इसे 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब यार, मेरा इस मामले में अजीब सा लगा, क्योंकि भाई पूरा एक साथ रिलीज होना था, तो हमें मालूम है कि कहानी का क्या आर्क है, किस तरफ जा रही है। बट चूंकि ये चीज अपने नियंत्रण में है नहीं, तो वो तो जिसका प्लेटफॉर्म है उसे कॉल लेना है भाई कि किस में नंबर ज्यादा आएंगे, क्या ज्यादा सहूलियत रहेगी। तो जो चीज अपने वश में नहीं है, मैं उसके बारे में सोचता नहीं, बता रहा, टेंशन लेने का नहीं। ये मैंने ये इसलिए पूछा कि मैं अभी पिछले हफ्ते हमने एक स्टोरी की थी कि सीजन दर सीजन अगर आप एक साथ रिलीज करते हैं तो ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है, अगर बीच में ब्रेक आ जाए तो थोड़ा सा कनेक्शन टूटता तो है। बिल्कुल बिल्कुल है। हम जब खुद देख रहे होते हैं एज ए व्यूअर, जो सीरीज मेरी पसंदीदा सीरीज है, अब सीजन 1 आ गया, सीजन 2 का वेट कर रहे हैं, पता चला 1 साल बाद या 1.5 साल बाद सीजन 2 आ रहा है, तो आप कहानी के कई सारे पहलू भूल चुके होते हैं। तो वापस जाके फिर या तो लास्ट एपिसोड फिर से देख लो या पूरी सीरीज वापस देखो, देखनी पड़ती है। उसकी अच्छाई भी है, बुराई भी है। आपको भाई सीजन 1 के नंबर्स दोबारा से बढ़ेंगे देखने वालों के, या आलसी जो होंगे कुछ लोग तो यार छोड़ना, कुछ और देख लेते हैं भाई, वो भी हो सकता है।
तो सर आपने सर के साथ काम किया, सर तो मतलब अपनी फील्ड के मजे हुए खिलाड़ी हैं, और सर के साथ आपने काम किया, शूटिंग सेट पे क्या माहौल होता था, क्या अनुभव रहा? डरा के उस रखते बारे थे में। वो सब लोग ना यहाँ पे, मतलब ऐसे जैसी एंट्री करना बोलते भाऊ बहुत ज्यादा हमारी बलि चढ़ा देंगे। ऐसे ही हंसी मजाक का जैसे ये है ऐसे ही था। और बहुत कुछ सीखने को मिलता था जब आपके सामने इतने सीनियर एक्टर्स हैं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक्टर का काम ही है सीखना, है ना, और काम करते रहना, तो सीखने को बहुत सारी। कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें सेट का, किसी भी तरह का, चाहे मास्टर क्लास का कि सर से आपने सीखा, या कोई मौज मस्ती? ऐसा किस्सा तो ऐसा कुछ नहीं, कई बार ऐसे बैठा होता था ये, बोले, कुछ काम कर ले, बोले नहीं मैं सीख रहा हूँ। बैठे बैठे सीख रहा हूँ। किस्से का कोई ऐसा वो किस्सा नहीं है, बट हाँ मतलब टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि सर के साथ में जब ऐसी एक स्क्रिप्ट जब आपके पास में आती है तो आप बहुत कुछ उसके अंदर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बट मेरा सीनियर से ज्यादा मेरे साथ और जो एक्टर्स थे, जैसे सई थी, योगी जिन्होंने सुखी का कैरेक्टर किया, हम लोग थोड़ी मौज मस्ती करते थे और काफी मौज मस्ती करते थे इनके पीछे। जी। हमारे पीछे आपको कभी इनविटेशन नहीं मिला ना, आपको कभी इंक्लूड किया गया? मैं तो गलती से एक दिन सीनियर्स में चले हाँ, गए। मैं तो पता नहीं कैसे गलती से इनके एक दिन तमाशे में घुसा, मैंने देखा स्वाद लिया, मैं सीनियर्स में चला गया। विनीत भाई के साथ मस्ती कर लेते थे तुम लोग? विनीत भाई, हाँ विनीत भाई सबसे छोटे, वो तो हमसे भी बड़े हैं। भाई ये काट के ना विनीत भाई को अलग से वो सबसे टैग बैक कर देना कि सुशांत सिंह ने क्या कहा। वो सबसे छोटे थे इसमें, पूरे सीनियर कलाकारों में से। तो सर जैसे हम अभी शुरू में बात कर रहे थे कि ले गालियों की तो भरमार रही है सीजन में, और 2 में भी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कई बार सीरीज में हम देखते हैं, OTT पे जब हम बात करते हैं तो क्योंकि कोई सेंसर नहीं है, तो कई बार ऐसा लगता है कौन सीरीज कहता है सेंसर नहीं? तो सेंसर बोर्ड का अभी कोई सर्टिफिकेट तो उसके लिए कोई जारी होता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? पूरी गाइडलाइंस है सारी OTTs गाइडलाइंस है, लेकिन तो गाइडलाइंस ही होता है, मतलब जब एक गाइडलाइंस आपको दे दी गई कि आप इसको फॉलो करिए, नहीं तो फिर आपको रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे, यही सेंसरशिप। और कैसे, मतलब सर्टिफिकेशन वाली सेंसरशिप नहीं है उस तरह से, बट वो तो ऑलरेडी रेटिंग वगैरह तो देते ही हैं, राइट? लेकिन बहुत क्लियर गाइडलाइंस है भाई, आप किस तरह की बातें कर सकते हैं, किस तरह की नहीं कर सकते हैं, किस तरह। तो आप ये ना कहें कि सेंसरशिप नहीं है, ये गलत है। ये धारणा अगर है कि OTT पे सेंसरशिप नहीं है, एटलीस्ट मैं पर्सनली ये खुलकर कहना चाहूंगा कि है। जी। तो सवाल हमारा लेकिन गालियों वाला था कि हाँ, गालियों कई बार जब हम सीरीज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ठूसी गई है। हाँ, कई बार वो जेन्युइन भी लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ इमोशंस को जाहिर करने के लिए पूरी तरह आपको अपना गुस्सा या आपके अंदर जो दबी हुई चीज है उसे निकालने के लिए वो जेन्युइन है। इसे आप कैसे देखते हैं? तो मैं पहला एक सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं अपना व्यू पॉइंट रखूंगा। आपने देखा है, आपको क्या लगा कि ठूसी गई है या जेन्युइन है? अगर ओवरऑल मैं बात करूँ सर OTT को लेकर, तो ओवरऑल नहीं, इस सीरीज की बात की, इस सीरीज की बात की। इसका तो जो परिवेश है वो तो ठीक है, उसमें तो ठीक लगता है, लेकिन मैं ओवरऑल एक OTT के बारे में बात कर रहा हूँ कि कई बार होता है ठूसी भी लगती है, कई बार होता है कि हाँ जेन्युइन है, तो उस पे आपके क्या? ओवरऑल OTT पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो फिल्म मेकर्स हैं, अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो किस वजह से कर रहे हैं, उनका क्या कारण है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो सोच सकते हैं। तो ओवरऑल OTT पे मेरा कोई भी टिप्पणी देना बेवकूफ़ी होगी। मेरे अपने काम पर मैंने तो बना ही दिया, मैं बनाता ही क्यों अगर मुझे सही नहीं लग रहा होता। तो मैंने जो उसमें रखा है वो मैं उसकी जरूरत समझता हूँ, इसलिए मैंने बनाया है। अब आप एज ए ऑडियंस उसको कैसे लेते हैं, ये आपकी वो है, और ये आपकी ही प्रॉब्लम है। आप उसको ओवरऑल ब्रैकेट में करें, आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, आप उसका स्वाद ले रहे हैं, ये जो भी करेंगे आप एज ए ऑडियंस करेंगे। तो एज ए फिल्म मेकर हमको इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो ऑडियंस उसको समझेगी वो समझेगी। जी, क्या टेक है सर पे? देखिए, जबरन तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन एक ये भी सत्य है कि क्योंकि हमारे देश में
इतना ओपन कल्चर तो रहा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पोर्नोग्राफी बैंड है, फिल्मों में ज्यादा किसिंग सीन, सेक्स सीन्स, ये सब कुछ कभी दिखाने नहीं दी गए। शुरुआत में होते थे, फिर सेंसरशिप आ गई, नहीं दिखाने देंगे, दिखाने नहीं तो इतनी देर दिखाने देंगे। तो ऐसे माहौल में जब भी कोई नया मीडियम ओपन होता है जो इन रेगुलेशंस से परे है, तो लोग बहुत ज्यादा खुल जाते हैं। जब इंटरनेट आया था नया नया, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफिक साइट्स पर ट्रैफिक इंडिया से ही जाता था, है ना, क्योंकि भूखे बैठे हुए थे यहाँ पर। देखा, सिंपल बात है। वही हुआ ओटीटी में, जब एक प्लेटफॉर्म आया जहां पर टीवी में भी एक सेंसरशिप है, ठीक है, यहाँ पर भी है। टीवी में आप अडल्ट कंटेंट रात को 10:30 के बाद ही दिखा सकते हैं, 11 बजे के बाद दिखा सकते हैं, उसमें भी लिमिटेशंस, ब्लड नहीं दिखा सकते, 50 तरीके। ये मीडियम आया जहां पर अभी तक ना कोई गाइडलाइंस थी, ना कोई सेंसरशिप किसी भी तरह की थी। जब ओपन हुआ तो सब पहले इसी तरह भागे कि भाई कितने कपड़े उतरवा सकते हैं हम और कितनी गालियां दिलवा सकते हैं। और उसमें एक सैचुरेशन आ गया। फिर जब लोगों ने देख लिया, उन्होंने कहा अरे भैया यही कब तक दिखाओ, तब जाकर के लोगों ने फिर मेन जो मुद्दा है कहानी, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। तो वो होता है। और अब लोग उब चुके हैं। जब तक वो ऑर्गेनिक ना लगे, आपको जेन्युइन ना लगे कि अच्छा हाँ ये सिचुएशन और कहानी और किरदार के हिसाब से ये जो भाषा बोल रहा है भाई सही बोल रहा है, अगर वैसा नहीं होगा तो लोग उब जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो दूसरे सीरीज की तरफ चले जाएंगे। नहीं, और मैं ये भी सोचता हूँ कि जैसे मैं सेक्स का टॉपिक समझ सकता हूँ इन दैट सेंस ऑफ पोर्नोग्राफी व्हाटएवर, कि आम जिंदगी में आम कल्चर जो है इंडियन सोसाइटी का कल्चर उस तरह का नहीं रहा है कि एक ओपन तरीके से उस पर बातचीत हो सके। लेकिन गालियां तो हमारी सड़कों पे हर जगह, हर तरफ, किधर भी निकल जाइए गालियों में तो वार्तालाप होता है भाई। मुझे हमेशा अटपटा लगा हाँ कि जो चीज मैं फिल्म के पर्दे से निकलते ही जो हॉल में बैठे हैं सबसे ज्यादा तो वही दे रहे होते हैं। अगर कोई गाना पसंद नहीं आया, सीन पसंद नहीं आया, तो जो गालियों की बौछार होती है और वो जो हमारा आम कल्चर है, रोजाना सुनते हैं, कानों में ना चाहते हुए भी बरस रही होती हैं गालियां यहाँ वहां से, वो नहीं ये पर्दे पे नहीं दिखा सकते। वो एक हिपोक्रेसी तो हमारे यहाँ रही है। वहां बोलना कि ये एक जेन्युइन गाली दी आपने। तो पर्दे पर मजा इसीलिए शायद आया क्योंकि इतने सालों तक लोगों ने अपनी नेचुरल भाषा सुनी ही नहीं थी। तो पर्दे पर बड़े सभ्य से बोलते थे हम लोग। मेरे ख्याल से पहली मॉडर्न उसमें मुझे लगता है पहली गाली शायद मैंने ही दी थी सत्या में, जो ओपनिंग सीन था। यहाँ पर वो तबेले में जाता है, चंदा मांग रहा हूँ और मेरा साइड कुछ बोलता है, ए चूतिए बोलने देना, चंदा दे रहा है ना, पूछना मांगता है इसे। तो उस समय बोलते हुए मुझे भी लगा कि मैं कुछ नई चीज बोल रहा हूँ। और वो फिल्म बनाते हुए सेंसर के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था, सब कहानी पर लगे हुए थे। एंड सत्या ऑलमोस्ट विदाउट कट्स पास हो गई थी सब कुछ। तो जब जेन्युइन और ऑर्गेनिक चीज हो तो करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। सुशांत सिंह इज फादर ऑफ मॉडर्न गालीज इन इंडिया। I humbly take the credit. तो सर आपको इतने साल हुए, लगभग 27-28 साल से आप इंडस्ट्री में हैं और एक पूरा दौर आपने देख लिया है, टीवी, फिल्म, फिर ये नेक्स्ट मीडियम ओटीटी, उससे अगला मीडियम रील, शॉर्ट वीडियो, अभी वर्टिकल आ गया है, अभी वर्टिकल शोज आ गए हैं, वो 1-1 मिनट वाले जी। नहीं मैं कर लूंगा यार जी। सवाल तो इसमें सर क्या बदलाव आपने देखा फिल्म मेकिंग में, खासकर फिल्म मेकिंग के लिए जो सोच होती है उसमें? क्योंकि जिस तरह से हम पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से बात कर रहे हैं कि सिनेमा उतना अच्छा नहीं आ रहा, टीवी वाले उतना अच्छा कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ओटीटी अब तक बहुत अच्छा कर रहा था, अभी भी बहुत अच्छे शोज आ रहे हैं, तो जब बात करते हैं तो कई बार निकलता है कि हाँ अपर लेवल पे मैनेजमेंट हावी हो गया है, इस वजह से कहानियों पे उतना काम नहीं हो पा रहा है। फिर कोई कहता है कि राइटर को उतने पैसे नहीं मिल पाते इसलिए कहानियों पे बहुत सारे रीजन आते हैं। आपने क्या बदलाव देखा सर अपनी जर्नी? टेक्निकल फ्रंट पर तो बहुत बदलाव हुआ जी। जब मैंने शुरू किया था तब रील्स पर, एक्चुअल रील पर, नेगेटिव पर शूट होता था और वहां से लेकर के फिर बीटा कैम्स और ये सब आया, होते 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 आज पूरा डिजिटल हो गया है। तो वो सब बदलाव देखे हैं, टेक्निक में बदलाव देखा है, नए नए इक्विपमेंट आ गए। जिमी जिप तब बिल्कुल नई नहीं थी जब मैं था, आज जिमी जिप तो आम हो गई, शादियों में यूज होती है जिमी जिप, स्टडी कैम, तो वो सब हुआ है। जहां तक सोच की बात है जी, तो अभी आप जब बोल रहे थे तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो कमर्शियल सिनेमा है जी, वो चाहे किसी भी भाषा का हो, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रहा, उसकी सोच नहीं बदली है।
उसकी धुरी अब भी वही है कि भाई हमें सुपर हिट बनानी है। आप ये कहानी कहना चाहते हैं, वो सोच तो कमर्शियल सिनेमा में अब भी नहीं है। बिजनेस सेटअप ही है, एक सुपरस्टार ले आते हैं, वो सुपरस्टार की इमेज क्या है, फाइट पसंद है ना, तो ये एक्शन सुपरस्टार है, ये हमारा रोमांस का सुपरस्टार है, वो तो वही चल रहा है, अभी तक वही बन रहा है। टेलीविजन हमें मालूम है जब शुरू हुआ था, दूरदर्शन का इरा तो गोल्डन इरा था जी। जब हमने एक कथा और सत्यजीत रे की कहानियां, इस तरह के हम लोग, ये सारे सीरीज, बुनियाद, ये सब देखा है हमने। उसके बाद जब बूम शुरू हुआ तो अगेन फिर होड़ मच गई कि चलिए सुपर हिट कहानियां बनाएंगे अब, तो सब अब तक सुपर हिट कहानियां ही बना रहे हैं। टेलीविजन की सोच भी वही है कि जितने कम समय में जितना ज्यादा पैसा छाप लिया जाए, कितने ऐड मिलेंगे और कितनी रिकवरी हो। ओटीटी से एक ऐसी स्पेस खुली जहां पहली बार कहानियों को लेकर सीरियसली बात, जी राइटिंग रूम्स कुछ होते हैं ऐसा हमने पहली बार सुना। जी। राइटिंग लैब्स जहां आप आइडिया लेकर के आइए, हम आपको हेल्प करेंगे उसको डेवलप करने में, कुछ समय तक हुआ और अभी भी एक स्तर पर हो रहा है। लेकिन फिर जैसी हमारी सोसाइटी है, हम बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं किसी भी चीज से, है ना, तो भावनाएं आहत होनी शुरू हो गई और फिर वो जो सेंसरशिप हमारे यहाँ नहीं थी, वो सेल्फ सेंसरशिप खुद ब खुद आ गई, क्योंकि आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपके एक्टर्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर केस हो जाएंगे। आप जानते हैं सब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बेचारे, अब तक केसेस झेल रहे हैं। तो अब यही है कि अब आप इन मुद्दों पर बात नहीं कर सकते हैं, है ना, तो बचे कौन, इतने ही मुद्दे बचे, इनके दो बाद तीन, उन पर ही बात होगी। और उन पर जब बात होगी रिपीटेडली, बस उसी पर बात होगी, तो फिर आप नई कहानी कहाँ से रहे जी। तो आकाश सर, आप तो बड़े वर्सेटाइल। वैसे हमारा शो इतना सीरियस नहीं है, ये कह दें। हाँ, हाँ, हमारा शो एंटरटेनमेंट सीरियस है। हाँ, और वो फ्री में अवेलेबल है Amazon MX प्लेयर पे, तो आप उसे जाकर देखेंगे। ये हमारे दोनों का चल रहा है, हम इधर उधर घुस जाते हैं, फिर एक दूसरे को पकड़ के भाई इधर आ जाओ, अपने पैसे खर्च करके पब्लिसिटी पे आए हैं। हाँ, ऐसा मत करिए। हाँ, आकाश सर, आप तो बड़े वर्सेटाइल हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। बॉर्डर 2 में आपने वरुण धवन को डायलॉग कोच भी दिया है शायद, मैंने ऐसा पढ़ा कहीं जी, और एक्टिंग तो हो ही रही है। तो वरुण धवन के साथ किस तरह से आपने काम किया, क्या अनुभव रहा, क्या उन्हें सिखाया, क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं सिखाया सर किसी को। सब अगर मैंने सिखाया होता तो मैं वहां पर होता, है ना। तो लेकिन वो क्या है कि वो खुद में अपने बहुत अच्छे एक्टर हैं, और दूसरी बात, मैं उनके साथ में इसलिए जुड़ा क्योंकि हमारे ही जो उन्होंने किरदार निभाया है, तो BBC होशियार सिंह दहिया, उनका किरदार निभाया हमारा, और मैं भी उसी जगह से आता हूँ, सोनीपत से, उसी गांव से दहिया हूँ। तो मैंने सिर्फ उस चीज को, उस जो डायरेक्टर है अनुराग सिंह, वो चाहते थे कि उस प्रवेश में वो मैं उनको लेके जाऊँ, तो मैंने सिर्फ उसमें उनकी हेल्प की, वजह से सिखाया मैंने कुछ नहीं। तो सर, जैसे आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, तो अगर मैं कास्टिंग छोड़ चुका हूँ, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं। मैं ये तीनों से जानना चाहूंगा, जब थे तब क्या मेरे किसी काम क्यों नहीं आए? क्या बताओ? मैं मतलब ये तीनों से, क्योंकि तीनों दिल्ली से जुड़े रहे हैं, दिल्ली से अगर कोई युवा जाना चाहता है तो क्या सीख कर जाए और किस चीज के लिए वहाँ, किस तरह के स्ट्रगल के लिए तैयार रहे? कहाँ जाना चाहता है, मुंबई क्यों जाना चाहता है, एक्टर बनने सर? क्यों दिल्ली में क्यों नहीं बन सकता एक्टर? अब तो समय बदल गया, अब आपको मुंबई तक जाने की जरूरत है नहीं। हमारे बहुत सारे स्टैब्लिश कलाकार हैं जो भी दिल्ली में ही हैं जी। राजेश तेलंग सबसे बड़ा नाम दिल्ली में है, बाहर है, यहीं काम कर रहे थे, यहीं से उन्हें काम मिला, फेमस हुए, और अब तो खैर कमाल का काम कर रहे हैं। साथ में भी हम लोगों ने काम किया। हाँ, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम करना चाहते हैं, तो किसी भी फील्ड की तरह आपको तैयारी करनी होती है। आपको इंजीनियर बनना है तो साइंस पढ़नी होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना होगा, वकालत के लिए लॉ पढ़ना होगा जी। तो इस फील्ड के लिए कोई भी ऐसा सोचे कि मैं बिना किसी तैयारी के आ जाऊं, तो आपको फिर बहुत लंबे, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बड़े खूबसूरत दिखते हैं आप, वो बात अलग है कि आप जाएंगे और झट से हीरो बन जाएंगे या हीरोइन बन जाएंगे, वो आपकी किस्मत है भाई, अन्यथा आपको लंबे समय तक पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो कुछ तैयारी के साथ आए। आजकल तो फिल्म स्कूल, एक्टिंग स्कूल भी बहुत है, और कुछ नहीं, आप थिएटर कीजिए,
तो कम से कम उतना तो कर ही सकते हैं। अपने आप को प्रिपेयर वो कहीं पर भी रह के कर सकते हैं, क्योंकि कास्टिंग तैयारी तो करके आई। कास्टिंग वाले जो है वो आपके पास अपने आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज जो है आपको ऑडिशन देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वहीं पर दें। आजकल सारे जो है वो सेल्फ टेस्ट का एक जमाना आ गया, तो आप अगर तैयार हैं, आप पहले अपने आप को तैयार कीजिए, उसके बाद आप कहीं पर भी हैं, आपका टेस्ट जो है कम से कम ऑडिशन जो है वो वहां तक पहुंच जाएगा। जी। तो सर एक चीज जो अभी बहुत चर्चा में रहा मुद्दा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सर, आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो ए आर रहमान ने बयान दिया, आपकी एक फिल्म मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो भी शायद अनफ्रीडम, तो वो भी शायद नेटफ्लिक्स पे आके चली गई थी। ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने देखी नहीं है पिक्चर। तो क्या सच में इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आया है उस तरीके का जिस तरीके का वो कह रहे थे? क्योंकि उस पर दो खेमे बढ़ गए, कुछ लोग समर्थन में थे, कुछ विरोध में थे। मैंने उनका पूरा बयान सुना नहीं जी, ना पढ़ा। मुद्दा मुझे मोटा मोटा मालूम है कि उन्होंने कहा कि कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए और कम्युनल असर आया, लास्ट 7-8 सालों में कम्युनल असर आया है, मुझे काम नहीं मिल रहा है। वो ठीक है, दैट इज उनकी लाइफ जर्नी, वही बेहतर समझ सकते हैं। जी, उन्होंने जो कहा होगा अपने हिसाब से अपने जीवन के बारे में सच ही कहा होगा, तो मैं उस पर तो कहूंगा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये झूठ है या सही है। मैं कौन होता हूँ उसे सर्टिफाई करने वाला। जहां तक बात है इंडस्ट्री के डिवाइड होने की, भाई इस वक्त हमारी सोसाइटी छोड़िए पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है, राइट विंग एंड नॉट राइट विंग। लेफ्ट विंग भी नहीं, दोज वर नॉट राइट विंग। आप उनको लिबरल कह लीजिए या नॉट राइट विंग कह लीजिए, उसमें सब लोग शामिल हैं जो राइट विंग में बिलीव नहीं करते हैं, उतने कंजर्वेटिज्म में नहीं बिलीव करते हैं। पूरी दुनिया उन दो धड़ों में बटी हुई है, और जो धन पशु हैं दुनिया के, जो चलाते हैं दुनिया को, उन्हें इस वक्त राइट विंग से फायदा हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि राइट विंग जहां भी आता है, आप पूरी दुनिया में इतिहास भी पढ़ लीजिए, वो रिसोर्सेज को कॉर्पोरेट्स के हाथों देता ही देता है। हर समय काल परिवेश हर देश में ये हुआ है जी। तो जो पावर्स दुनिया को चला रही है, जो एक्चुअली पैसा जिनके पास है, उन्हें जिससे फायदा हो रहा है वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं बटेगी दो खेमों पे, जब पूरी दुनिया बटी हुई है? हम दुनिया से अलग थोड़ी हैं जी, सिंपल। आप इस पे क्या कहेंगे सर? हमारा शो इतना सीरियस नहीं है। हमारा शो इतना सीरियस नहीं है, इसको आप पता नहीं है जो उन्होंने बोला रहमान साहब। मैं तो अभी इसी में ही लगा हूँ, विद्या के सीजन 1 और सीजन 2 और सीजन 3 मिल गया। मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा, शायद बिल्कुल आइडियलिस्ट ऑप्टिमिस्ट, पता नहीं क्या बात बोल रहा हूँ, बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे की बात हम सुन सके, एकदम से रिजेक्ट ना करें किसी भी बात को। थोड़ा सा प्यार बढ़ जाए दुनिया में, नफरत थोड़ी सी कम हो जाए, बस यही। और क्या होगा कैसे पता? विद्या के बाहुबली देखिए, गालियां सुनिए, कुछ जिंदगी बन जाएगी आपकी। उसमें अगर आपको कहीं प्यार नजर आ गया किसी तरह से, तो इसका कमाल ही हो जाएगा। अगर सीजन 3 के बारे में बता दीजिए कि क्या कुछ प्लानिंग चल रही है या? हाँ, सीजन 3 के बारे में हम ये बता रहे हैं कि जो फैन है, इतने सारे फैन हो चुके हैं हमारे, ये कितनी जगह बोल चुके हैं, सब रिपीट करने की बात। प्यार बहुत। आप गूगल पे जाएं, Amazon MX प्लेयर का नंबर ढूंढें, उनको कॉल करें, उनको बताते चले जाएं कि इसका सीजन 3 आना बहुत जरूरी है। उनका इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल, ये त्राहिमाम हो जाएगा। हाँ, दुनिया में विध्वंस हो सकता है। बाहुबली का सीजन 3 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ हाथ जो है वो उन्हीं के हाथ। हाँ, तो वो डिसाइड करेंगे, बट उम्मीद है कि लोगों का प्यार मिल रहा है। अभी 10-11 दिनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, 15 मिलियन पार हो चुकी है व्यूअरशिप। तो आई एम श्योर इतनी सक्सेस जब मिल रही है, प्यार मिल रहा है, और हर एज के लोग देख रहे हैं, हर एज अडल्ट्स में ऐसा मतलब। हाँ, अडल्ट शो है, उससे कम वाले देख रहे हैं, हमें थोड़ी पता है। हमें नहीं पता। तो सीजन 3 का इंतजार आप लोग करते रहिए, और हमें वक्त देने के लिए सर आप सभी का शुक्रिया। अरे नहीं भैया, आपने वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा मौका दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और नवभारत के तमाम पाठकों और दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू।